नमस्कार। 2024 के राजनीतिक समीकरण में मैं उमेश अपना कैमरामैन सहयोगी विवेक मोदक के साथ आपका स्वागत करता हूं। पक्ष और विपक्ष के अंतर्गत जिस तरह शब्दों का हमलावर होता है वो तो समझ में आता है, लेकिन जब इस बात पर आकर बात टिकी रहती है, ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है जब अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। कहीं ना कहीं यह गाना भारतीय राजनीति के अनेक पन्नों में अनेक व्यक्ति के साथ चरितार्थ होते आपको दिख जाएगा। इन्हीं सारी चीजों को लेकर JBKSS की गोलबंदी में जब तक भाषा का आंदोलन रहा, विकास महतो का नाम आप सर्वोपरि ढंग से सुनते रहे, लेकिन अचानक क्या हुआ, क्या किस तरीके से इन्होंने करवट लिया, अब आज JBKSS के सबसे प्रबल सुप्रीमो जयराम महतो का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जो कुछ भी बात होगी इन्हीं सारे पेज पर आप लोगों के पास आएगा। आपका पहले स्वागत करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोशल मीडिया पे पूरा एक्टिव है इन दिनों। देखिए, सोशल मीडिया पे एक्टिव हम लोग हमेशा से रहे हैं, लेकिन जब आप सामने देखते हैं कि अन्याय हो रहा है, झारखंडियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर मुखर होकर आना पड़ता है। और जब जब झारखंडियों पे अन्याय होगा या झारखंडियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा, तब तक हम लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहेंगे, चाहे झारखंडी ही क्यों नहीं करे, ये भी मान सकते हैं एकदम। अगर मान लीजिए हम लोगों ने आज जब भाषा आंदोलन शुरुआत हुआ था तो झारखंड के मुख्यमंत्री झारखंडी ही थे और उन्होंने ही मगही भोजपुरी को लाया था ना, तो हम लोग ने तो उनका विरोध किया था। तो जो भी झारखंडी आएगा, जो झारखंडी जनमानस के साथ गलत करेगा, उनका हम मुखर होकर विरोध करेंगे। तो शुरू में जो ये ब्लड प्रेशर मापने का मशीन था, क्या दूसरा था क्या, या अभी दूसरा आप लोग ले आए? वो दोनों में मापन में क्या गड़बड़ी नजर आई कि अचानक करवट लेना पड़ा? देखिए, आपने शुरू से इस आंदोलन को देखा है। आंदोलन क्या था कि झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलती, इसी के साथ आंदोलन शुरू हुआ था कि मगही भोजपुरी नहीं चलेगा, और हम लोग उसी के लिए आंदोलनरत थे। क्योंकि जो धनबाद और बोकारो में जो भाषा नहीं बोला जा रहा है, अगर उसको आप थोपिएगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। लेकिन क्या है कि जब भीड़ मिलने लगा तो भीड़ को आप अपना समझकर अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए मुख्यमंत्री और विधायक और सांसद बनने के लिए हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया था। हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की थी भाषा को हटाने के लिए, जो आज भाषा नहीं हटा है, और आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और सांसद बनने की बात करते हैं। वहां से खतियान का रुख अपनाने का जो गैप है, इसको थोड़ा सा बताइए, कैसे कैसे क्या कुछ हुआ विकास? देखिए, आंदोलन में जब भीड़ आई तो भीड़ को इन्होंने अपने और आकर्षित करने के लिए हमेशा मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया। हम लोग बाहरी भाषा नहीं चलतों का नारा लगाते रहे, ये आ गए खतियान पे कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। फिर धीरे धीरे ये इन्होंने क्या किया कि विस्थापन पे आ गए कि विस्थापन नीति होनी चाहिए, BCCL CCCL की बात ही करने लगे। फिर क्या हो गया कि 60-40 नहीं चलतो, तो आप झारखंडियों को कितना दौड़ाएंगे और कितना दिग्भ्रमित करेंगे, कितना उनका एनर्जी वेस्ट करेंगे, क्योंकि सफलता आपको कहीं नहीं मिली है। और आज आप बोलते हैं कि मैं सांसद बनूंगा तो सदन में जाऊंगा तो मैं क्या बात उठाऊंगा कि BCCL का हेडक्वार्टर कलकत्ता क्यों है। तो क्या आज से पहले किसी ने भी ये बात को नहीं रखा था कि BCCL का हेडक्वार्टर कलकत्ता क्यों है या DVC का हेडक्वार्टर कलकत्ता क्यों है? तो इन सब चीजों से आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, और ऐसा मानो प्रतीत आपने एक प्रोपगेंडा रच दिया है कि आपसे पहले कोई झारखंड में आंदोलन किया ही नहीं है। अच्छा, 6 विधानसभा की हम बात करें, चलिए वोट की बात करते हैं रणनीति में। तो विकास जी, जो अपने पहले से इन चीज़ों को आपने स्टडी किया, अभी आजसू के प्रबल दावेदारी और भूमिका पे रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं आजसू को? चलिए 6 विधानसभाओं में। देखिए, सबसे पहली बात है कि 6 विधानसभा में आज NDA का उम्मीदवार है, सिर्फ आजसू पार्टी का नहीं, ये चूंकि संयुक्त उम्मीदवार है और पूर्व में चुनाव जीत के रहे, अभी वर्तमान में सांसद हैं, तो वो तो है ही। लेकिन आपने जिनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप जिस पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आपका उदय किससे हुआ कि आपने सबसे पहले झारखंड सरकार को घेरा और आज आप आजसू को घेर रहे हैं। तो नो डाउट जो NDA का उम्मीदवार है, जो वर्तमान में सांसद है, लोग तो उसको मानेंगे ही, और शिकायतें भी उनसे उन्हीं से होती है। एंटी इनकम्बेंसी का फॉर्मेट हम इसको मान सकते हैं, जो शासन में है उसके विरुद्ध बोलना है, तो वही आप बोलिएगा। लेकिन इतना स्तर आपका गिर जाएगा, जिस भाषा की हम बात करते हैं, आप भाषा की शैली को भूल गए। आप जो विरोध करने का तरीका है वो आप किस भाषा में कर रहे हैं। आप बोलते हैं अपने आप को, मान लीजिए कि हम PhD के स्कॉलर हैं, और आपका ये अमर्यादित भाषा जो आप बोल रहे हैं, ये हमको नहीं लगता है कि आप PhD के स्कॉलर हैं, आप पढ़े लिखे हैं। क्या कुछ रहेगा 2024 का समीकरण? चलिए, कहीं ना कहीं पार्टी के पीछे एक बड़ा भीड़ है, युवाओं का एक हुजूम है, क्या उसको आप हल्के में ले रहे हैं क्या? देखिए, युवाओं, अगर झारखंड के कुछ युवा गलत राह पे चले जाएंगे तो उसका जिम्मेवारी भी हम ही लोगों का है कि उसको सही राह दिखाएंगे। अब भीड़ का कोई ये नहीं होता, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होता, भीड़ का कोई वोट नहीं हो सकता। भीड़ को आप आज अगर कार्यक्रम हो रहा है तो आप देख रहे होंगे कि अगर यहाँ NDA उम्मीदवार है तो उनके भी सभाओं में भीड़ है, यहाँ अगर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है तो उनके भी सभा में भीड़ है।
और आज अगर कहीं ना कहीं माने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जो उम्मीदवार हैं उनके भी सभाओं में भीड़ है, तो जीतता तो वही है जिसके पीछे पूरा ये देश का चुनाव है। इस बात को आपको हम समझ, ये माने कि विकास जी को उनकी लोकप्रियता से भी तकलीफ पहुंचा है। हमको किसी के लोकप्रियता से कोई तकलीफ नहीं तो है। इतना लंबा समय क्यों आप ऑफ रहे हैं? जिस समय अब जहाँ भाषा वाली बात आई, भाषा के बाद वाले स्टंट से ही आप एक नया पैरेलल टीम खड़ा करते उनके अगेंस्ट, और उस समय से सफाई आप करते, आज इतना लंबा गैप चुनाव के समय के बाद। देखिए, हम लोग पीछे क्यों हटे पहले ये आपको समझना होगा। हम युवा थे, हम पढ़ने लिखने वाले युवा थे, और हम लोगों ने संगठन बना के झारखंड में जो गलत नीति थोपी गई थी उसके विरोध में आए। उसके ये में एक नौ संगठन बन गया। सबसे पहले आप उनसे सवाल पूछिए कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति से वो क्यों भागे। अगर उनको जिस संगठन ने उनको नाम दिया, शोहरत दिया, जिसमें हम लोगों ने भी उनको नेता माना कि नहीं भाई तुम अगर अच्छा वक्ता, अच्छा प्रवक्ता हो तो तुम बोलो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा एक ही था कि बाहरी भाषा नहीं चलतो। लेकिन आपने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बना लिया। उधर आप देखिएगा लॉबिन हेम्ब्रम ने एक अलग संगठन बना लिया, अमित महतो ने एक अलग संगठन बना लिया, सूर्य सिंह बेसरा ने एक अलग संगठन बना लिया। तो झारखंडी कहाँ जाएगा जो झारखंडी को अधिकार मिलेगा? और सबका कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षा था कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, हमको प्रधानमंत्री बनना है, हमको सांसद बनना है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं बनना है। हम लोग को झारखंड का युवा आज भी बेरोजगार है, आज भी पूछ रहा है कि हमको रोजगार कैसे मिलेगा। आप आज बोल देते हैं कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इस 4 साल में जो युवाओं का एज गैप हुआ है, जो उनका उम्र चला गया है, जो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? झारखंड के भावनाओं के साथ खेलिएगा और अपने आप को स्थापित कीजिएगा, तो इसका हम लोग विरोध करते रहेंगे। अच्छा, अभी वो एक स्टेटमेंट रख रहे हैं कि अगर हम सांसद बन जाते हैं या किसी जगह हम बेहतरीन स्थिति तक पहुंच जाते हैं तो 1 इंच भी झारखंड के बाहर मेरा कहीं जगह नहीं होगा। क्या इस तरह के वाक्य एक इमोशनल अटैचमेंट का हम फॉर्मेट मान लें, या वाकई में वो चीज रख रहे हैं जो उनकी दिल की बात? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहता है। आपने जिन लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगाया है उनका झारखंड से बाहर कहाँ है जमीन? आप जो बोल देते थे विधायक को कि अटरा चोर पटरा चोर, उसका सिंगापुर में जमीन है, तो उसका जयपुर में जमीन है, तो उसका मुंबई में जमीन है। तो आज चुनाव आयोग के जो एफिडेविट है उसमें जो लोग उम्मीदवार बने हैं उन्हीं पे आप आरोप प्रत्यारोप लगाकर आज अपनी किरदार को जो आपने खड़ा किया है, तो उनका जमीन कहाँ है? लेकिन आपको भी जवाब देना होगा कि जब भाषा का आंदोलन शुरुआत हुआ था, आप सुन, आप गरीब का बेटा, लेकिन आप जब एफिडेविट दायर करते हैं तो 4,78,000 रुपया सालाना का आप एफिडेविट दायर करते हैं। 3 साल में जब आपकी संपत्ति इतनी बन सकती है और आप बोलते हैं कि भाई आप ना मुखिया है ना सरपंच है, तो आपकी इतनी संपत्ति कैसे बढ़ गई 3 साल में? तो सीधा बोलते हैं क्राउड फंडिंग से ये पैसा है, कल इसी को हम खर्च करेंगे चुनाव में, आम जनता की भलाई में, बच्चों की फी देने में, स्कूल में जिस बच्ची का एडमिशन नहीं हो रहा उसको मदद करने में। इसमें विकास जी को पेट दर्द क्यों हो रहा है, ये मेरे समझ से बाहर हो रहा। अच्छा भैया, सरकार चल रहा है, सरकारी स्कूल नहीं है क्या? सरकारी अस्पताल नहीं है क्या? आप कहाँ खर्च कीजिएगा? क्या केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं है? केंद्र सरकार ने हॉस्पिटल के लिए कहा है ना कि 5 लाख का जो आयुष्मान इलाज होगा हम करेंगे। ये इतनी अच्छी स्कूल है, इतना अच्छा चाहिए, तो आप क्राउड फंडिंग आपको क्यों चाहिए? आप एनजीओ बना लीजिए, आप राजनीति कीजिए। अरे भैया विकास जी, आपको क्यों तकलीफ है, यही तो हमको नहीं समझ में आ रहा। जयराम बाबू आगे बढ़े, सांसद बने, विधायक बढ़े, पार्टी बनाए, लोगों को ये करें, संगठित करें, इससे विकास जी को क्या नुकसान हुआ? झारखंडी जन भावनाओं को बेचने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो जयराम महतो रहे, चाहे वो कोई भी नेता रहे। आप झारखंडी जन भावनाओं को बेच रहे हैं कि नहीं? आप झारखंडी जन भावनाओं का कीमत क्या लगा रहे हैं, ये आपको बताना होगा। उसका मुझको तकलीफ है। कोई विधायक बने, कोई सांसद बने, हर आंदोलन के दौर में एक नेता उभरता है और वो बन जाता है, लेकिन उसके साथ रहने वाले लोग कहाँ हैं? उनके साथ जो लोग रहते थे, आज जयराम बाबू रिबॉक का जूता पहनते हैं, रिबॉक का टी-शर्ट पहनते हैं, लेकिन जो लोग उसके साथ आंदोलन कर रहे थे वो हवाई चप्पल में है। तो आपको ये बताना होगा कि आपके जो साथ रहने वाले 10 लोगों का आप अभी तक उद्धार नहीं कर सके, या वो 10 लोग आज हवाई चप्पल में हैं और आप कैसे स्कॉर्पियो पे चढ़ रहे हैं, आप कैसे फॉर्च्यूनर पे चढ़ रहे हैं, ये बताइए। 12 से 18 करोड़ का उन्होंने कहा है कि मैंने मुआवजा दिलाया। हालांकि अगर हम इंडियन इकोनॉमिक पैनल पे जाते हैं तो मुझे पता है कि 250 करोड़ की कंपनियां यहाँ से भाग गई जिस गोलबंदी को उन्होंने देखा है। तो 12 से 18 करोड़ का जो उन्होंने मुआवजा दिलाया, क्या इसको भी आप लोग राजनीतिक स्टंट माने या इसको सामाजिक स्तर पर देखें? अच्छा, 12 से 18 करोड़ का जो उन्होंने मुआवजा दिलाया है, तो आप उस मुआवजा को देखिए कि जो सिस्टम कंपनी का इंश्योरेंस का रहता है, क्योंकि आप कहीं भी कार्य करते हैं तो वो कंपनी उसका इंश्योरेंस करवाती है, उसका ये करती है। और झारखंड सरकार का भी बहुत ये है कि आपकी कहीं मृत्यु होती है तो रोड पे एक्सीडेंट होता है तो हिट एंड रन के मामले में 2 लाख होता है, कहीं कंपनी पे मरिएगा तो 2.5 लाख रुपया होता है। तो आप उन कागजों को पढ़िए, तो उसमें क्या उन्होंने दिला दिया। संविधान के संरचना से बाहर नहीं रहा। संविधान से संरचना से कहीं भी बाहर नहीं रहा, और कहीं भी आपने संविधान और जो कानून देश में बने हुए हैं उसी के नियम अनुसार आपने मुआवजा दिलाया। आपने कोई नया काम करने का काम नहीं किया। और एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि आप सरे हर मंच से बोलते हैं कि
4000 सभा हमने किया, 4000 सभा हमने किया, और 4000 सभा, एक सभा का अगर आप 50,000 रुपया कीमत लगाते हैं तो झारखंडियों का जो 20 करोड़ रुपया आपने लुटा दिया और झारखंडी को कुछ नहीं मिला, ना भाषा हटा, ना खतियान लागू हुआ। हाँ, एक नेता उभरा है जो सांसद बनेगा, उसका भविष्य ठीक हो जाएगा और झारखंडी फिर वहीं रहेंगे, झारखंडी का मुद्दा वहीं रहेगा। अच्छा, क्या हम मान लें कि जिस तरह से अभी राजनीतिक मैनिपुलेट हो रहा, जो भी कर रहे हैं आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पक्ष कर रहा, विपक्ष कर रहा, एक झारखंड सेंटीमेंट के साथ एक बहुत बड़ा मजाक होने जा रहा है क्या? झारखंडी सेंटीमेंट के साथ पूरा पूरी ही ये मजाक है। आज के डेट में आपको ये चीज समझना होगा कि आप अकेले चाह के कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपका जो ये विरोध का तरीका है, आप आज बोल रहे हैं पीएचडी कर रहे हैं, आज गोमिया के जो विधायक है लंबोदर महतो, वो किसी भी दल से हो, उससे ये नहीं है। क्या उन्होंने झारखंडियत की बात विधानसभा में नहीं रखा है? क्या उन्होंने 1932 का बात विधानसभा में नहीं रखा है? क्या उन्होंने जब झारखंड सीजीएल का एग्जाम कैंसिल हुआ तो ये सब चीज उन्होंने सवाल नहीं किया है, लेकिन आपने उसका भी विरोध किया? तो आपकी आइडियोलॉजी तो कहीं मैच नहीं कर रही है। आप एक तरफ भाषण में क्या बोलते हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री को देखिए, उन्होंने नैनो का प्लांट, जो टाटा नैनो का प्लांट वहां लगने वाला था, वहां लगने नहीं दिया। आप हमारा साथ दीजिए, हम झारखंड में भी ऐसा प्लांट नहीं लगने देंगे। लेकिन आप ये कभी नहीं बताते हैं कि वही टाटा नैनो का प्लांट जब गुजरात में लगा तो वहां उद्योग बढ़ा, वहां रोजगार बढ़ा, और झारखंड का जो पलायन हो रहा है आज महाराष्ट्र में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, तो उसको आप कैसे रोकिएगा? ये बताइए ना। उसको रोकने के लिए आपका ये क्यों है? आप अच्छा, इनकी पार्टी को मैंने देखा है या इनके लोगों को, इनके समर्थन करने वाले 4 चीजों पर बड़ा हमलावर है: विस्थापन नीति, उद्योग नीति, रोजगार नीति, अब पलायन। ये 4 मुद्दों को लेकर ये लोग जिस तरीके से हमलावर है, क्या विकास जी इन 4 मुद्दों पर स्टैंड हैं या इसका भी विरोध करते हैं? देखिए, आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। आप 4 मुद्दे लाइए, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? आप यहाँ कल कारखाना बंद कराने की बात करते हैं ना जी, तो पलायन को आप कैसे रोकिएगा? जो लोग आज महाराष्ट्र में हैं, जो लोग आज गुजरात में हैं, या गुजरात की धरती की जो जनता है, गुजरात के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, चेन्नई के लोग हैं, वो अगर बोलने लगे कि हम अपनी जमीनों से फैक्ट्री नहीं लगाने देंगे, यहाँ से हटाइए, तो वो लोग जो वापस आएंगे तो उसका क्या हाल होगा? एक तरफ आप बोलते हैं कि हम झारखंड में 40% खनिज संपदा है और यहाँ आप रोजगार लगने नहीं दीजिएगा, फैक्ट्री लगने नहीं दीजिएगा, तो लोग तो पलायन करेंगे। आप स्पष्ट बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है। एक तरफ आप फैक्ट्री बंद करवाते हैं, धरना देते हैं और उससे मतलब पैसा उगाही करते हैं, और एक तरफ आप एक मिनट, पैसा उगाही कर रहे हैं, ये क्या आरोप है? अरे भाई, आप धरना दे रहे हैं, आप कहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनके द्वारा आप लोग को पैसा मिला है। कई जगह आपने आंदोलन किया और आंदोलन को बेचने का काम किया है, और वहां हजारों युवाओं पे केस किया है। लेकिन आप अपने आप को तो साबित कर दिए। जितने लड़कों पे केस हुआ है, कभी उनकी भी स्थिति जाके देखिए। आज झारखंड तो बागी हो गए। अभी चास बोकारो चंदन क्यारी की तरफ से कुछ लोगों का मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी चलाया था। बागी कौन? उन्होंने बोला बागी पूरा टीम। मैंने पूछा कौन? उन्होंने बोला पूरा टीम। तो मेरे जो समझ से जो 2 प्रश्न अभी आ रहा मेरे दिमाग में, क्या 1932 लागू होगा? 60-40 चलेगा या नहीं चलेगा? चलिए इन चीज़ों को थोड़ा आप स्पष्ट करिए। भारतीय संविधान का जो संरचना है, राज्यवादी स्थिति में कहीं ना कहीं सूचीबद्ध से अगर हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ जो डिफरेंस आएगा। 1932 अगर लागू नहीं हुआ बाबूलाल मरांडी से लेकर आज 2024 तक का सफर में, तो जिम्मेवार कौन, और क्या वो ये सक्षमता से लागू कर पाएंगे? अच्छा, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो देखे होंगे, उसमें है कि 1932 का खतियान हम लागू भेजा भी इन्होंने भेजा भी, वो लागू नहीं हुआ। तो उसके लेके डिस्कस करना चाहिए ना आपको। राज्य में अभी अगर कोई भी बिल आता है, आज झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोगों ने जब बाहरी भाषा नहीं चलतो तो धनबाद बोकारो से हटा, बात हुआ तब तो हटा। लेकिन आप बात करना नहीं चाहते हैं ना, क्योंकि आपको अपने आप को स्थापित करना है। हम अगर बात करेंगे और वहां मेरा ये हो जाएगा तो मेरा राजनीति वहीं समाप्त हो जाएगा। तो आपको तो सिर्फ राजनीति करना है। 1932 आप कैसे लागू कर दीजिएगा, ये बता दीजिए ना। उसका आप विजन बताइएगा ना, क्या क्या संविधान में चेंज कीजिएगा। कल तक आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, आज आप संसद की बात कर रहे हैं। हो सकता है इसके बाद आप बोल दें कि हमको राष्ट्रपति बनाइए, तो वैसे नहीं होता है। आप संविधान को गले लगाकर, संविधान के बातों को नहीं सुनकर सिर्फ अपने आप को थोपिएगा और सेंटिमेंट बना के बेचिएगा, तो उससे उद्धार नहीं होगा। आप 60-40 की बात करते हैं, तो 60-40 में भी मान लीजिए आपको बैठ के बात करना होगा कि स्थानीयता कौन है, बाहरी कौन है, उसका क्या होना चाहिए। तो उन सब चीजों का आपने कहीं भी लिखकर, कहीं भी पढ़कर नहीं दिया है कि आप क्या चाहते हैं या झारखंडी जनमानस क्या चाहता है। इसके लेके कहीं भी डिबेट नहीं हुआ। आप मंच पे चढ़ते हैं, भाषण देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। सिर्फ आपको तालियों की शोर से मतलब है, झारखंडियों के जनभावना से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, फंडिंग कौन कर रहा विकास जी? कल दिन तक तो आप भी फंडिंग में रहे, कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में 10 रुपए का बीज आपने भी डाला। आज ये फंड को कैसे मैनेज करते हैं? कहते तो क्राउड फंडिंग है, पंचायत फंडिंग है, या जो भी आसपास के लोग हैं, क्या हम इस चीज़ को ही या दूसरी पार्टियां ये मानने को तैयार है, या फिर दूसरा वर्ग कुछ बिका हुआ भी है? क्या चीज़? देखिए, इसमें स्पष्ट तौर पे हम कहेंगे कि बिका हुआ क्या रहेगा कि जहां से आंदोलन का शुरुआत हुआ
वहां जिसको आपने उम्मीदवार बनाया, उम्मीदवार कौन है उसको कोई जानता है क्या? वो कभी आंदोलन में आप रहा है? धनबाद ले जाकर बात को स्पष्ट करना चाहते हैं? हाँ, कि धनबाद में आपने ऐसा उम्मीदवार क्यों दिया, डमी कैंडिडेट को क्यों खड़ा किया? बहुत सारे आंदोलनकारी थे, आपने उनको क्यों नहीं टिकट देने का काम किया? आपको उनको टिकट बीच देना में चाहिए। ऊषा देवी का भी नाम कहीं से हम लोगों ने सुना था, क्यों दबा? अगर आपसे हम पूछ रहे हैं क्यों दबा होगा? अब ये तो वही बताएंगी बेहतर तरीके से, लेकिन उनको भी आना चाहिए था, वो भी आंदोलन में रही हैं, आंदोलन में उन्होंने तन मन धन से सब कुछ लगाया है, लेकिन आज उनको भी नहीं मिला। सब लोग मायूस हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ बोलेगा कौन? यहाँ बोलेगा कौन? जो बोलेगा वही कल के डेट में हट जाएगा। आप संगठन को पूरी तरीके से देखिएगा, जब जब इनसे अच्छा वक्ता कोई आया है, इन्होंने उसको दरकिनार करने का काम किया। और ये कारण हम लोगों के साथ भी हुआ था। कई सभाओं में ऐसा बोल दिया जाता था कि अगर उन लोगों को बुलाइएगा तो हम वहां सभा करने के लिए नहीं आएंगे। तो ऐसा वहां के आयोजक, आप लोग बोलते हैं कि भाई आप लोग क्यों हट गए, क्यों हट गए? तो कई ऐसा जगह है, हम लोग को जमशेदपुर बुलाया गया, उनको बुलाइएगा तो हम लोग नहीं आएंगे। हम लोग को गोड्डा बुलाया गया, अगर उनको बुलाइएगा तो हम लोग नहीं आएंगे। तो ये क्या तरीका है भाई? तो आप आज देख लीजिएगा, इनके साथ जो लोग हैं, इनका कई बार इन लोगों से विरोध होता रहा है। चाहे वो मान लीजिए रांची से जो उम्मीदवार हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये हुआ था, तब उन्होंने जेएसएसयू बना लिया था। जब सचिवालय का घेराव और ये सब चीज हो रहा था, तो वहां पे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति नहीं हुआ, जेएसएसयू कर रही थी। आप आज देख रहे होंगे इनके साथ अभी एक रिजवान बोल के जो है वो खड़े हैं, तो उन्होंने भी एक मुस्लिम मंच बना लिया था। लेकिन आपसी कुछ तो इन लोगों का फिर बना है कि भाई हमको विधायक कहीं से लड़ना है, हमको सांसद कहीं से बनना है, और झारखंडी जनभावनाओं को बेचना है, और इसमें अपना राजनीति रोटी अच्छा, से क्या भी। हम मान लें कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो आपके साथ ऐसा घटा होगा कि विकास जी इतनी बड़ी बेवफाई, चाहे वो आपको कह लें या आप उनको कह लें, क्या था ये? ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, मान लीजिए कि जब मैं मुखिया था, और मुखिया संघ का कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष, पंचायत चुनाव होने जा रहा था, वो भी जिला परिषद के उम्मीदवार थे, मैं भी जिला परिषद का उम्मीदवार था। मान लीजिए चूंकि सीट महिला पंचायत में जो था मुखिया, वो महिला आरक्षित हो गया, तो जिला परिषद लड़ने के लिए तत्पर था। उनका कई वीडियो भी आया है कि वो भावी जिला परिषद, और कई इंटरव्यू में उन्होंने मेरा नाम लिया है कि विकास दा मेरे विरोधी हैं, विकास दा मेरे विरोधी हैं। तो उन सब चीज़ों को हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन झारखंडी जनभावना को बेचिएगा तो उसका तो विरोध करेंगे, क्योंकि हम भी झारखंड का बेटा है। तो झारखंडी जनभावना को अगर कोई अच्छा, क्या कुछ 2024 में अंतिम स्टेटमेंट पर हम लोग आते हैं, वोट की अपील को आप लोग किस तरीके से रोक पाएंगे? उनका कहना है मुझे वोट दो, उनके समर्थकों का कहना है केवल मुझे ही वोट दो, उनके सारे समर्थक रूपी अभिभावकों का कहना है कुछ ना चल तो एक ही चीज चल तो जय राम जय राम जय राम जय राम। एक तरफ आपकी पार्टी सीधा भाषा में आजसू के संगठन से, आप भाजपा से हैं, आप श्री राम में लगे हुए हैं, वो लोग जय राम में लगे हुए हैं, तो किसको किस ओर जाया जाए? अब वोटर से जरा अपील कर। देखिए, गिरिडीह लोकसभा के तमाम वोटर ये जानते हैं कि ये देश का चुनाव है, सीमाओं की रक्षा किस प्रकार से होगी उसका चुनाव है, हमारा भारत किस प्रकार से विकसित होगा इसका चुनाव है। तो माननीय जो नरेंद्र मोदी है, उनके हाथों को मजबूत करना है। आज आप सुनिए कि पंचायत का जो चुनाव होता है वो ग्राम पंचायत को बेहतरी के लिए होता है, जो मुखिया का होता है। पंचायत समिति का जब कोई चुनाव लड़ता है वो तो ब्लॉक लेवल पे डेवलपमेंट का होता है। जब कोई जिला परिषद का चुनाव लड़ता है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे होगा। उसी प्रकार जब विधानसभा का होता है तो वो राज्य स्तरीय होता है। ये देश का चुनाव है, और देश के चुनाव में हम लोगों को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी चाहिए, और एनडीए का उम्मीदवार यहाँ अधिक से अधिक वोटों से जीतेगा। और जो लोग ये बातें बोल रहे हैं कि नहीं उनको जिता देने से ये हो जाएगा, तो आप लोग देख रहे हैं कि वो हर एक मुद्दे पे भागते रहें और झारखंडियों को दौड़ाते रहें। तो सभी झारखंडी ये चीज़ समझ चुके हैं कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाता है और लड़ने की जगह से ये भाग के आ जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है 2024 की राजनीतिक समीकरण में, चाहे वो झारखंड का कोई भी 14 सीट हो, लेकिन जब आप बात करेंगे गिरिडीह का, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा इतना ज़्यादा गरमाया है कि ये सबसे बड़ा विरोध यहाँ यह है, एक झारखंडी दूसरे झारखंडी का विरोध कर रहा है। इसी में झारखंड और झारखंडियत कहाँ आकर रुकेगी मुझे तो पता नहीं। मैं तो बस एक ही चाहता हूँ, समृद्ध झारखंड, सुखद झारखंड, सरल झारखंड। और ये बोलता है ना, हाय रे हमर सोना झारखंड, कब हाय हट जाए विकास जी, यही उम्मीद हम भी करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, अंतिम वाइंड अप करेंगे? हाय रे हमर सोना झारखंड का गाना में से हाय कब हटेगा? क्या नेताओं की गोलबंदी से हटेगा या आम जनता का भलाई से हटेगा? देखिए, सबसे पहले जो भी यहाँ नेता के रूप में स्थापित है वही इसको हटा सकते हैं, लेकिन गलत चीज़ों को लाकर नहीं। आप हाय रे हमर सोना झारखंड तो 40% खनिज संपदा, और आप बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, तो ये हाय रे हमर सोना झारखंड ही रहेगा। जब तक यहाँ कल कारखाना का नहीं लगेगा, तो आप एक तरफ जो बोलते हैं कि एक आम गांव के आदमी
को बाजार मूल्य तक का राशि उसके जेब में होना चाहिए, तो वो जब काम करेगा, वो जब नौकरी करेगा, वो जब रोजगार करेगा तभी हो सकता है। और आप तो यहाँ रोजगार लगने का देने का बात नहीं करते हैं। तो आज हम लोग नरेंद्र मोदी की राह पे चलेंगे तो ही आज आप देख सकते हैं कि जो हर्ल जो स्टार्ट हुआ तो किसको रोजगार मिला, यहाँ के लोगों को ही ना रोजगार मिला। लेकिन अगर हम बोल देते नहीं हम लगने ही नहीं देंगे तो फिर तो यहाँ से पलायन होता। तो इसी प्रकार से झारखंड 40% खनिज संपदा देता है। यहाँ उद्योग नीति बेहतर बनाकर यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार किस प्रकार से जोड़ा जाए और किस प्रकार से अधिक कल कारखाने यहाँ लगे ताकि झारखंडियों को रोजगार मिले और झारखंडी भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले झारखंड भी एक विकसित राज्य बने। इसी के साथ हमारा हाय रे हमर सोना झारखंड से सिर्फ वाह रे हमर सोना झारखंड आए। बहुत सुंदर। 1907 का कमेटी से लेकर 1970 की सार कमेटी के अंतर्गत CNT-SPD का संशोधन चलता रहा, लेकिन बात इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हाय रे हमर सोना झारखंड तभी खत्म होगा जब यहाँ पर उद्योग स्थापित होगा। वाह रे हमर सोना झारखंड उसी दिन दिखेगा जिस दिन हर झारखंडी इस चीजों को समझ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और एक अंतिम प्रश्न रहेगा, लड्डू कोई भी जीते हम लोग को जरूर खिला दे। कोई भी, ये तो चूंकि राजनीति आज है, समाज हमारा वर्षों से चला आ रहा है और चुनाव में हार जीत किसी का भी हो, लेकिन सही व्यक्ति चुनाव जीते और सही तरीके से काम करे। चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद भी हम लोग इसी प्रकार से बैठेंगे और दोनों भाई हम लोग मिठाई भी खाएंगे।